चलिए बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। यूपी में दलित वोट को लेकर पार्टियां समीकरण साधने में जुट गई हैं। 2027 आने में बहुत वक्त बचा नहीं है। 2027 मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव, और इसी चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछाने और जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। ताजा जो मामला सामने आया है वो राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से शुरू हुआ है, जिसमें मूल भारतीय हॉस्टल में दलित छात्रों से संवाद करते हुए राहुल ने कहा कि मायावती को लोकसभा चुनाव में साथ लड़ना चाहिए था। अगर वो साथ आती तो उत्तर प्रदेश में नतीजे कुछ और हो सकते थे और केंद्र में भी नतीजे कुछ और हो सकते थे। हालांकि मायावती ने भी बिना देर किए राहुल के बयान पर पलटवार किया। अब किसी के भी जहन में सवाल उठता है कि बेमौसम इस सियासी बयानबाजी का मतलब क्या है। क्या 2027 के चुनावी बिसात की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्योंकि मसला असल में सिर्फ चुनाव नहीं है, वोट बैंक है जिस पर अभी से काम शुरू किया जा रहा है, जिस पर हक जताने या हितैषी बनने से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये बीएसपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, दलित वोट बैंक, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में ये वोट बैंक बीएसपी या ये कहें मायावती के पास से खिसका तो इसके दावेदार बहुत हो गए। और यह भी सच है कि ये वोट बैंक सबने मायावती की तरफ उंगलियां उठाकर, कहने का मतलब कि कमियां गिना कर हासिल की। और सच ये भी है कि यूपी के सियासी तराजू में बीएसपी और कांग्रेस दोनों के पल्ले बराबर हैं। तो क्या अस्तित्व बचाने की गरज से अब राहुल मायावती को साथ लाना चाहते हैं और मायावती तटस्थ दिखने की कोशिश में हमले कर रही हैं? एक रिपोर्ट देखते हैं आज इसी पर डिबेट। सियासत संभावनाओं का शतरंज है। कभी आगे चलना पड़ता है, कभी पीछे हटना पड़ता है। इन्हीं संभावनाओं की जमीन को टटोलने की कोशिश में राहुल गांधी ने मायावती को लेकर एक बार फिर बयान दिया। यह बयान उन्होंने दलित छात्रों से संवाद करते हुए दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े, मगर उन्होंने किसी कारण से हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ा। अगर तीनों पार्टियां एसपी, बीएसपी और कांग्रेस एक साथ आती तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। मायावती साथ क्यों नहीं आई? अगर आती तो हम जीत जाते। राहुल को भले ही लगता हो कि मायावती के साथ आने से नतीजे अलग होते, पर सच तो यह है कि मायावती के साथ नहीं आने से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तब भी सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। खुद कांग्रेस का प्रदर्शन भी पहले के मुकाबले बेहतर रहा, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी का हुआ, क्योंकि जिस संविधान और दलितों के हक की आवाज अखिलेश ने पीडीए के जरिए उठाई, राहुल गांधी ने संविधान की किताबें दिखाकर उठाई। वह यकीनन दोनों पार्टियों के पक्ष में गया। यही वजह है कि राहुल के बयान पर मायावती ने न केवल पलटवार किया, बल्कि उसे बीजेपी की बी टीम भी करार दिया। यूपी में इंडिया ब्लॉक ने 43 सीटें जीती, जिसमें सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। वहीं एनडीए ने 36 सीटें हासिल की, जिसमें बीजेपी ने 33, आरएलडी ने 2 और अपना दल ने 1 सीट हासिल की। बसपा खाता नहीं खोल पाई। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 41.37% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 33.59% वोट मिले। कांग्रेस को 9.46% वोट मिले। बहुजन समाजवादी पार्टी को 9.39% वोट मिले थे। यूपी में दलित वोटों की अगर बात करें तो 21% के करीब हैं, जिसे लेकर यूपी की सियासी समीकरण बदलते रहे हैं और इन वोटों के लिए पार्टियों की रणनीति भी, रिश्ते भी। हालांकि सच ये भी है कि मायावती या कहें कि बीएसपी का ये वोट बैंक उसके पास से छिटककर अब दूसरी पार्टियों की तरफ मोड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनंत अमित जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, समीर चौंगावकर वरिष्ठ पत्रकार, वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी का इशारा क्या है? क्या जानबूझकर मायावती जी को गठबंधन में शामिल होने से रोका जा रहा है, या फिर किसी तरह की मजबूरी है उनके सामने जिसको पार नहीं कर पा रही हैं,
या फिर दलित वोट बैंक ही निशाना है? नहीं, देखिए, पिछले कुछ समय में कांग्रेस के बड़े लीडर्स की जिस तरह की भाषा रही है, चाहे वो उदित राज जी का जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान, जहां उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया, अर्जुन का उदाहरण दिया, कृष्ण का उदाहरण दिया, गला घोटने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज राहुल गांधी जी ने कल जो है रायबरेली में जिस तरह की बातें की है, उनके ऊपर ये जिस तरह का आरोप लगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी की तरफ जाता है तो उसकी भाषा इस तरह की तो नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हो या बाकी कांग्रेस के लीडर हो, वो ये चाहते हैं कि जो सामूहिक लड़ाई हो, जो सांप्रदायिक ताकतों की सामूहिक लड़ाई हो, उससे कहीं ना कहीं अलग थलग किया जाए बीएसपी को। देखिए, पिछले इंडिया गठबंधन में अगर आप देखेंगे, आज राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर उनके साथ रहती तो शायद बीजेपी सत्ता में ना होती, लेकिन यहां उनको यह भी बताना पड़ेगा कि एनडीए की जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है, उसमें बाकायदा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने ये खुद ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम कांग्रेस के कहा कि भाई अगर बहुजन समाज पार्टी को आप इंडिया गठबंधन में रहोगे तो मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगा। उस समय में राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई सवाल समाजवादी पार्टी से या अखिलेश जी से तो नहीं पूछा। तो मेरा कहना यह है। पर दूसरी बात, देखिए, बी पार्टी कौन किसकी हो सकती है? अगर दिल्ली का चुनाव आप देखेंगे तो दिल्ली का चुनाव में आज आम आदमी पार्टी सत्ता में इसलिए नहीं है कि अगर यही कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ थी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, अगर ये साथ साथ मिलकर के लड़ते तो कहीं ना कहीं आप वोट शेयर देखेंगे तो निश्चित रूप से आज बीजेपी जो है दिल्ली में सत्ता में न होती। कुछ दिन पहले अगर आप हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोट का अंतर है, मात्र 1 लाख वोट ज्यादा पाकर के बीजेपी आज हरियाणा में सरकार चला रही है। लेकिन वहां जहां सहयोगी दलों से गठबंधन करने की बात होती है, वहां राहुल गांधी जी नहीं कर पाते। देखिए, कांग्रेस का चरित्र कुछ इस तरह का है कि जहां जहां अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो चुनाव से पहले वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करते। राजस्थान में अगर चुनाव होता है तो किसी भी दल के साथ वो चुनाव नहीं करते। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी का आप देखिए कि जब बहुजन समाज, जब चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो या राजस्थान में सरकार बनाने की बात हो, तो बिना शर्त के बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा कांग्रेस की सरकार बनाई है। लेकिन कांग्रेस ने उसका असर क्या किया कि उसी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ा। तो इन हालात में राहुल गांधी जी क्या उम्मीद करते हैं? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन चाहते हैं, आप तेलंगाना में गठबंधन क्यों नहीं चाहते, आप कर्नाटक में गठबंधन क्यों नहीं चाहते, आप मध्य प्रदेश में गठबंधन, एक नेशनल अलायंस की बात करो ना। अगर आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी का वोटर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तमाम अंबेडकरवादी लोग एक ही सोच, एक ही विचार के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के साथ साथ जो शुरुआत हुई है, तो अगर राहुल जी को खुले मन से कोई बात करनी है तो उसका कोई संदेश आए। सिर्फ कागजी मंचों के ऊपर बैठ करके आप इस तरह की जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा और बाकी पार्टियों को कांग्रेस पार्टी कुछ समझती नहीं है। मैं इसका जवाब लेता हूं वैभव त्रिपाठी जी से। वैभव त्रिपाठी जी, देखिए, सतीश जी की बात उनका निजी विचार है, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक है तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूं। लेकिन बसपा का इतिहास, ये बसपा ने भाजपा के साथ सरकार चलाई, कांग्रेस तो नहीं गई। बी टीम आप कह रहे हो, चलिए ठीक है। कांग्रेस 15 साल दिल्ली में सत्ता में थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराकर 10 साल वो भी सत्ता में रही। तो आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव ना लड़े और बसपा वहां चुनाव लड़ रही थी, वो क्या कर रही थी? सवाल ये है कि हरियाणा के चुनाव से पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहल की और कहा कि विधानसभाओं में भी इंडिया ब्लॉक के लोगों को सीट दी जाए और उनके साथ हम गठबंधन करें। अंततोगत्वा हुआ क्या? आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े बड़बोले नेता थे, उन्होंने गठबंधन होने ही नहीं दी। चुनाव परिणाम के बाद केजरीवाल जी, वो केजरीवाल जी जो 2019 के चुनाव में 4 सीट पर कांग्रेस दिल्ली में आगे थी, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा मन दिखाते हुए उनको 4 सीटें दे दिया और खुद 3 सीट पर लड़ी। ये कांग्रेस का त्याग है गठबंधन के लिए। कांग्रेस सेक्रीफाइस करती है कि वोटों का बिखराव ना हो। अब जैसे ही जेल से निकलते हैं केजरीवाल जी, वो कहते हैं दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे जी। अरे हमने तो कहा था, हम तो गठबंधन चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि हर आदमी जो कांग्रेस को कमजोर करे, अपने आप को मजबूत करना चाहता है, तो वो परोक्ष रूप से भाजपा को ही मजबूत करता है।
कांग्रेस कहीं भी इस बात को, अब पता नहीं सतीश जी ने कौन सा इंटरव्यू देख लिया, मेरी नजर में वो नहीं आया। आदरणीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबने ये प्रयास किए कि बसपा का एक जनाधार है, पैन इंडिया है, उसको सब मानते हैं, तो बसपा भी इस गठबंधन में आए। लेकिन मायावती जी ने रिफ्यूज किया है। आप मायावती जी के ऑफिशियल स्टैंड को देखिए ना, कब कब क्या क्या बयान उन्होंने दिया है। हमने वोटों के बिखराव को रोकने के लिए यूपी में कितनी सीटों पे सपा लड़ी और कितने पे हम लड़े। अब आप देख लीजिए, 19 का जो गठबंधन हुआ था, मायावती जी और अखिलेश जी का गठबंधन हुआ जी। और हुआ हश्र क्या, सपा 5 के 5 पे रह गई और जो 0 पे थी 2014 में बसपा। तो सतीश जी कह रहे हैं दिल्ली में अलग लड़के आपने बीजेपी को मजबूत कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो हास्यास्पद है। हाँ। बीजेपी और कांग्रेस वैचारिक रूप से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पार्टियां हैं। कभी बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन नहीं कर सकती। सबके साथ संभावनाएं हैं कि हर दल भाजपा के साथ जा सकता है। तो हम तो वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे, संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे। और मायावती जी की अब चिंता क्या है, इस बात को समझिए, जो 19 में गठबंधन के बावजूद जो बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाया, वो 2024 के चुनाव में जी आधा। ठीक है, इसका जल्दी से सतीश जी से जवाब, उसके बाद आनंद जी और समीर जी के पास आ रहा हूं। सतीश जी, इस बात को समझिए किस तरीके से दलित वोट कांग्रेस की तरफ से देख रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग जी देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हरियाणा में अहिरवार जो क्षेत्र है वहां 28 सीटें हैं जहां यादवों की अच्छी भली खासी जनसंख्या है, कांग्रेस को इस बातों का भी जवाब देना पड़ेगा ना कि चलिए हम बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आखिर वो क्या हालात थे कि आप समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए। इसका मतलब यह है कि सारे दलों की, जो क्षेत्रीय दल हैं, बाकी सब दलों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना चुनाव छोड़ करके कांग्रेस को मजबूत करें, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हटाना है। अरे भाई आप भी तो बताएंगे ना। मेरा कहना यह है कि अगर कांग्रेस वास्तव में ही गठबंधन करना चाहती है तो उसको बहुजन समाज पार्टी के साथ नेशनल अलायंस सोचना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो वोट शेयर है, वो अभी कम है, सत्ता में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आज भी वो अपनी स्थिति में कहीं ना कहीं मजबूत है, उसके साथ बहुत सारे लोग इंटैक्ट हैं। और अगर कांग्रेस जी ठीक है, आनंद अमित जी के पास आ रहा हूं। आनंद अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक एक रिएक्शन ले लो बाबू जी सबसे, फिर मैं आता हूं आपके पास। आनंद अमित जी कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है इलेक्शंस में। देखिए विवेक जी, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से इंडी गठबंधन के अंदर और माननीय राहुल गांधी जी के अंदर जिस तरीके से बेचैनियां बढ़ी है, अभी सतीश भाई जी ठीक कह रहे थे, जिस तरीके से ये राहुल गांधी ने कोई अचानक कोई बयान नहीं दिया है। उससे पहले उदित राज जी दिल्ली में एक बयान देते हैं, उसके बाद राहुल जी जाकर रायबरेली में बयान देते हैं। ये पूरी सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने मैं बात बताना चाहता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि तमाम दल मिलकर साथ लड़ रहे थे, बीएसपी भी थी, सपा भी थी और कांग्रेस भी थी। उसके बाद क्या हश्र हुआ, सभी लोगों ने। और मैं एक चीज विवेक जी पहले जाना चाहता हूं, 1996 में कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे सीताराम केसरी जी, और उस समय यूपी विधानसभा में 425 सीटें होती थी और दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और 300 सीट पर लगभग कांग्रेस लड़ी, 125 पे बीएसपी लड़ी, और उसका हश्र क्या हुआ ये पूरी यूपी की जनता देख रही थी। अब 2027 का चुनाव आने वाला है। बेसिकली राहुल जी को क्या है कि राहुल जी की राजनीति जो है, राजनीति पत्तन और इंडी गठबंधन की समाप्ति को लोकसभा चुनाव के बाद उनको ये लग रहा था कि हम पुनः राजनीति में आएंगे, लेकिन विधानसभा के चुनाव, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के परिणाम ने राहुल गांधी को यह कह दिया है, यह बता दिया है देश की जनता ने कि आपके झूठे नैरेटिव जो आपने लोकसभा चुनाव के अंदर जो बनाया वो नैरेटिव गलत था। और देश की जनता ने तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जिस तरीके से बना रही है, राहुल जी की बेचैनी जो है बेसिकली अपने वोट बैंक को मजबूत करने की है। इस वजह से गांधी जी का ये तमाम जी जल्दी से 10 सेकंड, क्योंकि मैं समीर सर के पास जा रहा हूं, जल्दी से 10 सेकंड में आपका रिमार्क। अमित जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में बेचैनी है और कांग्रेस का जो नरेटिव है वो फेल।
नरेटिव 400 पार का फेल हुआ और भाजपा के दम का फेल हुआ। तानाशाही का नरेटिव फेल हुआ, इसीलिए जो 400 पार का दम्भ भरते थे वो बहुमत से भी दूर हो गए। जनता ने ये बताया कि ठीक है, हमने अगर आपको चुना है, लेकिन अगर आप तानाशाही चलाएंगे, लोकतंत्र को ही खाने की कोशिश कर जाएंगे, संविधान को ही खत्म करने की कोशिश कर जाएंगे, तो जनता आपको धक्के मार के सत्ता से बाहर भी कर देगी। और सही कहा है राहुल गांधी जी ने, अगर बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन के नहीं, सुन लीजिए, अगर आपके बीच में टोका हो तो आप बोलिए। अगर बहन जी वाकई साथ होती इंडिया गठबंधन में तो यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता और मात्र 20 सीटों का गैप था जी। 20 सीट अगर बीजेपी की कम हो जाती तो केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बन पाती। ये राहुल गांधी ने जो बात कही है, लेकिन वैभव जी, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप लगाएंगे तो अगर हरियाणा में आप आम आदमी पार्टी को साथ लेते तो हरियाणा में आपकी सरकार होती, अगर दिल्ली में आप दोनों साथ चुनाव लड़ते तो आप दोनों की सरकार होती। अगर प्रयास किया जी, ठीक, आप कह रहे हैं प्रयास किया, लेकिन अगर जिस कॉम्बिनेशन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसी कॉम्बिनेशन की बात तो मैं भी कर रहा हूं। ठुकराया था जी, जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने ठुकराया, वैसे ही आम आदमी पार्टी और ठीक है। समीर जी, क्या 2027 चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो बयान आया है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को देखकर राहुल गांधी ने दिया होगा। और राहुल गांधी जिस तरीके से दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि उनको लग रहा होगा कि मायावती इनके साथ जुड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पे एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है और इसके पहले भी ऐसा नहीं कि गठबंधन नहीं हुआ है। मायावती और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या हुआ था, 10 सीटें मायावती ने जीती थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सीटें जीती थी। और अगर आप अभी भी अगर आप देखेंगे तो मायावती का 12% का वोट बैंक है। विधानसभा में 1 विधायक है, लोकसभा में आपके पास एक भी सांसद नहीं है। ठीक है, लोकसभा में आपको 9% वोट मिला, मतलब 85 से 87 लाख वोट मायावती को जरूर मिले हैं लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन आप मायावती जनता भी इस बात को जानती है, दलित वोटर्स भी जानते हैं कि हम मायावती घर की महलों की राजकुमारी के समान रहती है। जनता के बीच अब मायावती का कोई संपर्क नहीं है। और ये आप तय मानना कि अब जो 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा, मायावती का जो 12% का वोट बैंक था 2022 के विधानसभा चुनाव में, ये आप मानना वो 4 से 5% पे आके टिक जाएगा, क्योंकि जनता भी संघर्ष करने वाले नेता को अपना वोट देना चाहती है। सिर्फ आप चुनाव पे उम्मीदवार खड़ा कर दो, जनता उनको वोट दे दे, उसका अक्ष मायावती ने 2022 के विधानसभा चुनाव में देख लिया है, लोकसभा चुनाव में भी देख लिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार सभी वर्ग के लिए काम कर रही, जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुझे लग रहा है उससे एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहा है। और मिल्कीपुर में जिस तरीके से 60,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अखिलेश यादव की सीट को छीन लेती है 60,000 से ज्यादा वोटों से, ये बता रहा है कि उनका पीडीए पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। मायावती का वोट बैंक भी चला गया है। और अब देखिए, अखिलेश यादव क्यों मायावती को लेंगे? अखिलेश यादव लोग कहेंगे मेरे पास 36 सांसद है, मैं मायावती को 50 सीट भी नहीं दूंगा। और मायावती कहेगी कि भाई 403 सीटों में तो मुझे कम से कम 150 सीटें चाहिए। अखिलेश यादव देंगे नहीं कि भाई आपके पास एक भी सांसद नहीं है, मेरे पास तो 37 सांसद है, आपको 20 सीटें चाहिए तो लीजिए। मायावती तैयार होगी नहीं, तो ये गठबंधन अब नहीं होने वाला है। जहां मायावती रहेगी वहां अखिलेश नहीं आएंगे। तो अखिलेश अब ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी ताकत बन गए सांसदों के हिसाब से। हालांकि उपचुनाव में उन्हें नुकसान हुआ है, वो इसे सांसदों के दम पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस को साथ में लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस भी 25-40 सीटों के अंदर मान जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, मायावती बात समीर सर नहीं आएगी। दिल्ली के चुनाव में आपने दिलचस्प तस्वीर देखी होगी जब अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे अखिलेश यादव, और उनके सामने राहुल गांधी खुद प्रचार कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर बनेगी, तो फिलहाल अभी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, अखिलेश यादव की मजबूरी, अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता में आना है, योगी आदित्यनाथ को हटाना है, तो अखिलेश यादव अपनी दम पर नहीं हटा सकते। उन्हें पता है कि कांग्रेस का आ जाएगा 3 से 4% वोट बैंक है, 2.5% का वोट बैंक है, तो वो भी किसी ना किसी रूप में उनको काम आएगा। और जिस तरीके से लोकसभा में परिणाम रहा है, जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, भले ही सीटें नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक 6% बढ़ा है। तो अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 4 से 5% वोट बैंक लेके चली जाती है,
तो नुकसान अखिलेश को ही होना है, क्योंकि उनका वोट बैंक लगभग एक ही है। तो अखिलेश ये रिस्क नहीं लेंगे, न उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये रिस्क लेंगे, न बिहार में तेजस्वी यादव ये रिस्क लेंगे। ये तय है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस वर्सेस अखिलेश यादव कोई का जो मामला है वो उस तरह का कोई सीन है, या फिर अगर बहुत ज्यादा भागीदारी हो गई फिर उनको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो भी हो वो नतीजा अगर उनके फेवर में जाता है तो उनको लगेगा मुझे हिस्सेदारी बहुत देनी पड़ेगी, वो भी अखिलेश यादव रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए जो दिल्ली में तस्वीर सामने आई थी, वैभव जी का इस पर रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद अनंत अमित जी और सतीश प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, भाजपा के तानाशाही और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता एक सर अखिलेश जी आपके खिलाफ खड़े थे कि नहीं खड़े थे दिल्ली में, इसका जवाब दे दीजिए बाबू जी। अरे सर प्लीज बात तो कंप्लीट कर लेने दो। मामला ये है कि जनता एकजुट हो रही है, नेता कई बार इधर उधर आते जाते हैं, तो हमने तो अपनी तरफ से भाई अखिलेश जी को 10 के 10 उपचुनाव की सीटों पे कहा कि हम आपका कहीं कोई दिक्कत आई, राहुल जी अखिलेश जी के बीच बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, ये बातचीत बंद है, क्यों अखिलेश जी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते नजर आए जब राहुल जी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए थे? ये सवाल पूछे जाएंगे ना वैभव जी। देखिए गठबंधन के भागीदार होने के बावजूद अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी इंडिया ब्लॉक के घटक भी हैं और वो एक स्वतंत्र पार्टी भी चलाते हैं। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि हम तानाशाही के उस पक्षधर हैं कि नहीं आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे, हम नहीं कहते। आप तो यूपी में तो साझेदार थे ही ना, गठबंधन धर्म निभाया। आपके यूपी के साझेदार ने आपके यूपी के साझेदार ने दिल्ली में आकर आपके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। आप कह रहे हैं ये राजनीति की आजादी है। ऐसा सुन लीजिए, वो दिल्ली में जो उन्होंने समर्थन दिखाया और हमने जो यूपी में समर्थन दिखाया, दोनों जगह के परिणाम जनता ने ही तो दिए भाई। इस बात को भी समझ लीजिए। अनंत अमित जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? एकजुट हो जाए, अगर आप जनता के भावनाओं के अनुरूप एकजुट नहीं होंगे। ठीक है जल्दी से एक रिएक्शन अनंत अमित जी। बीजेपी के ऊपर तानाशाह का जो आरोप लगा रहे हैं वैभव जी, मतलब हंसी आती है आप इस तरह की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हुए लगभग साल भर होने वाले हैं और कई विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं और जनता ने आपको जिस तरीके से नकारा है उसके बावजूद भी आप जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और एक विवेक जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जी। बेसिकली राहुल गांधी जी को क्या है कि टेक्निक्स में एक राजनीतिक एक शब्द होता है जो कि जो समुदाय में हाशिए पे लोग चले जाते हैं उन समुदाय को किस तरह से खोदने के काम होते हैं। तो हमें ये लगता है कि दलित वोट की बात कर कर और बीएसपी के मुद्दों की बात करके राहुल गांधी एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं देश में। क्योंकि समीर भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आज भी बीएसपी के पास ऐसा है कि 10 से 12% वोट उनके पास आज भी है। तो हमें यह लगता है कि राहुल गांधी जी एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और उस नैरेटिव को आने वाले 27 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सेट करना चाहते हैं। जो कि क्या ये नैरेटिव सेट हो पाएगा सतीश जी? जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हुए अभी कुछ महीने। बिल्कुल ठीक है, मैं सतीश जी से रिएक्शन ले पाता हूं। क्या जो बात राहुल गांधी समझाना चाह रहे हो यूपी की जनता को कि आप अगर बीएसपी के साथ जाते हैं, खासकर दलित वोट बैंक के बारे में जो बात करें, आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप कांग्रेस के साथ आ जाइए? नहीं, देखिए इस देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने साल बाद भी इस देश के दलितों को टोने टोटकों के आधार पर उनके घर जाओ, खाना लेकर के जाओ, खाना खाओ, दलितों के साथ खाना खा रहे हैं, है ना, उसकी कहां बराबरी की बात कर रहे हैं। ये काम बीजेपी भी कर रही है, ये काम बाकायदा कांग्रेस भी कर रही है। देखिए बीजेपी ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे, 400 सीटें दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम संविधान नहीं बदलने देंगे। बीजेपी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा करने का समय आ गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होने नहीं देंगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद में इस देश के दलितों के आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ा न्यायिक हमला हुआ जो गैर संवैधानिक था, दलितों के आरक्षण का वर्गीकरण। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ये कह रही थी कि हम आरक्षण में किसी भी परिवर्तन का विरोध करेंगे, आज तक राहुल गांधी जी या कांग्रेस के किसी भी लीडर ने जो दलितों का आरक्षण का वर्गीकरण किया गया था उसके खिलाफ एक भी शब्द यूज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक मानसिकता के लोग हैं। आज भी वो इस देश के दलितों के साथ कोई बहुत बेहतर व्यवहार नहीं चाहते, वोट ये जरूर मांग रहे हैं। दूसरी बात, जब इस देश का दलित सड़कों के ऊपर था, आंदोलन कर रहा था, कांग्रेस कहां सो रही थी, समाजवादी पार्टी कहां सो रही थी? यानी आप कह रहे हैं दलितों की बात सब करता है लेकिन दलितों के विकास की बात कोई नहीं करता। उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, देखने वाली बात होगी। माफ कीजिएगा वैभव जी, वक्त इतना ही था मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने